Assalamu alaikum, class. Hope you are all good. And in Lahore, it's been raining. I mean, the whole night yesterday, and it makes the I mean weather very pleasant. But in other areas, if you are in Islamabad or some other like if you go higher, then you have too much cold over there. So still in Lahore, what I feel is most of the people they enjoy. You know why? Because we are all the time experience too much hot weather here. बहुत ज़्यादा गर्मी स्पेशली लाहौर मुल्तान साइड तक बहुत गर्मी है और कराची इज ऑल्सो ह्यूमिड आई डोंट थिंक सो इट्स लाइक प्लेजेंट ओवर देयर एज वेल जब गर्मी होती तो और ह्यूमिड हो जाता है तो जो एरियाज है ना टुवर्ड्स इस्लामाबाद पेशावर आई मीन देन यू हैव पीपल इन कोयटा they definitely enjoy good pleasant weather and then extreme cold weather but Islam is perfectly fine उसमें बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती और बाकी ये है कि इज गुड अच्छा ये मैंने आपको बताना है कि आज हमारा जो टॉपिक है वो एक तो हमने केस मेथड लर्निंग पे पढ़ना है आपका सिलेबस में ये एक प्रोमिनेंटली लिखा हुआ है और आपका एक चैप्टर है कैप्लन की ओनली बुक है जिसमें आपका ये चैप्टर है असल में हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि ये होता क्या है और इसकी एप्लीकेशन क्या है ठीक है आज हमारा ये मेन एजेंडा है हम ये पढ़ेंगे दूसरा आपको मैंने रिपोर्ट का कहा था बट आई वुड मेक यू राइट अ रिपोर्ट टुमारो इंशाल्लाह बल्कि हम दो रिपोर्ट्स कल एक तो मैं आपको लिखने को कहूंगी और एक आपसे डिस्कस कर लूंगी उसका सिनेरियो और अगले जो वीक आएगा उसमें इंशाल्लाह हम फिर से कोई ना कोई लेटर यानी अगर मैं आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम भी दूं ना थिंकिंग का आप रफली लिखो या आप फॉर्मेट करो और फिर मैं आपको शेयर कर लूँ इसका फॉर्मेट ये है और इस तरह से है तो उससे क्या हो जाता है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और आई जस्ट फील इफ यू आर एटलीस्ट अटेंडिंग वन क्लास टाइम के दौरान ही आपका प्रैक्टिस हो जाए आप समझ लो चीज़ों को और आपको बाद में ना मेहनत करनी पड़े तो दिस इज एक्चुअली यू अवेल टाइम ठीक है और ये टाइम जो है आपने अच्छा उसका बेनिफिट ले लिया अगले वीक से मैंने आपसे कहा था कि वी आर गोइंग टू रिवाइज हम चैप्टर जो फर्स्ट यानी टेस्ट आपका सेट है वहां से शुरू करेंगे मैं उसका ओवरव्यू भी देती जाऊंगी और आपको मैं इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर आप साथ साथ नोट कर लेना बिकॉज सेट जो है ना आपके पास वो है सॉफ्ट में मेरा नहीं ख्याल के लोगों ने इसका प्रिंट आउट लिया है हो सकता है कुछ लोगों ने ले लिया हो तो वो तो उसके ऊपर ही लिख सकते हैं और अगर वैसे मैंने आपसे कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि यू आर गोइंग टू बी हैविंग लाइक स्पेंडिंग अ लॉट ऑन इट आप बस कॉपी करिए वैसे भी आजकल का दौर है पेपरलेस आपकी जिंदगी गुजरनी है इंशाल्लाह इन द डेज टू कम हर चीज जो है वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चली गई है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो गई है आपकी तो आपको नहीं जरूरत है ज्यादा पेपर को जाया करने की लोग कहते हैं ना पेपर अगर आप जाया नहीं करते तो इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली है ये एनवायरमेंट फ्रेंडली इसलिए है कि जब कागज नहीं बनेगा मशीन नहीं चलेगी पोल्यूशन नहीं होगा और दरख्त भी नहीं कटेंगे तो दरख्त जो है वो वैसे ही आपको चाहिए कि वो यानी रिमूव करते हैं डाइल्यूट करते हैं पोल्यूशन को तो आपको दरख्त ज्यादा चाहिए तो ये एक सिस्टम है तो आपको मैं वो रिवाइज कराऊंगी आज मैं आपको थोड़ी सी स्लाइड्स हैं जिसमें से आपको मैं गाइड सिर्फ करने लगी हूँ कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केस मेथड लर्निंग और उसके बाद मैं आपको एक केस स्टडी आपको दिखाऊंगी बहुत सिंपल सी लेकिन वैसे केस स्टडीज जो हैं अगर आप किसी यानी किसी ट्रेनिंग में करो या आपका जो है कोई ऐसा सर्टिफिकेट ले रहे हो उस पे करो तो आपको काफी ज्यादा यानी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई करवाई जाती है और मे बी यू वुड बी हैविंग सम कोर्सेज नेक्स्ट लेवल के आपके जहाँ पर आपको केस स्टडी करवाई जाए या आपको एग्जाम में भी आ जाए तो आप अगर अभी से उसके बारे में कुछ आइडिया ले लोगे तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी और मैं अभी आपको एक जो केस स्टडी इसको स्लाइड्स को दिखाकर वो केस स्टडी अभी दिखाती हूँ आपको
वो एक्चुअली एक पास्ट एग्जाम के अंदर ही सिचुएशन थी जिस पर आपने सोल्यूशन देना था। तो वो मैं आपको बता दूंगी अभी कि क्या है। मगर जब आपको केस स्टडी खुद आएगी, सॉल्व करना आएगा आपको एग्जाम के अंदर, तो वो फिर आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि किस एरिया से आपने उसका आंसर देना है। तो अभी भी मैं आपको गाइड करूंगी कि किस एरिया से आपने इसको देना है। और यू कैन एड्रेस अ प्रॉब्लम जनरली, आप उसको भी कर सकते हो। तो मैं आपके साथ एक दो चीजें अभी डिस्कस करूंगी जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि केस मेथड लर्निंग या केस स्टडीज जो होती हैं वो क्या होती है। और आमतौर पे जब आप यूनिवर्सिटी में डिग्री लेते हो तो वहां पर तो बहुत से कोर्सेज के साथ स्पेशली मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनमें आपको ये सिखाया जाता है। और वैसे ही मैनेजमेंट में आपको सबसे ज्यादा हेल्प करती है। और केस स्टडी लर्निंग जो है, इससे ना सिर्फ आप समझ लें कि आप बाकी डिसिप्लिन जो है ना, डिसिप्लिन से मुराद है मेरी शोबे या सब्जेक्ट्स। तो डिफरेंट डिसिप्लिन के लोग जो है वो इसको कर रहे हैं आजकल। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक ज़माना था कि कम्युनिकेशन सिर्फ बिज़नेस ओरिएंटेड जो सब्जेक्ट है उनमें पढ़ाई जाती थी। लेकिन अब ये कम्युनिकेशन, नॉट बिज़नेस कम्युनिकेशन बट जस्ट कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये अब बहुत सारे कोर्सेज़ में जो कि जैसे मेडिकल का है या इंजीनियरिंग का है या कोई यानी सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर बन रहा है, वो सारे लोग जो हैं इसको करते हैं। इवन आर्ट जैसे एनसीए वगैरह लाहौर में है, वहाँ पर भी आपको ये स्किल सिखाई जाती हैं। बिकॉज इफ यू आर अनएबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, आप कभी बता ही नहीं सकते कि क्या आप सोच रहे हैं, आपकी क्या फील है। आपको लफ्जों में मैसेज को यानी एनकोडिंग जैसे हमने सीखा करना नहीं आता। ठीक है। तो केस मेथड लर्निंग भी एक एनालिटिकल स्किल्स को अप्रोच करता है। इसको ध्यान से समझिए और फिर हम इसके ऊपर मजीद जो है वो पढ़ेंगे। और दूसरा एक और चीज बतानी है कि इसके हवाले से आपके पास जो बुक्स है ना, आपकी किसी भी बुक में कहीं कोई
जो बरमूदा ट्रायंगल है ना, जो आप लोगों ने, एक मिस्ट्री है कि बरमूदा ट्रायंगल क्या चीज है, आखिर वो क्या है, क्या वो एक ब्लैक होल है, मैग्नेटिक फोर्सेस हैं उसके अंदर, क्या है जिसमें जहाज और शिप्स जो हैं वो सारे गिर जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, पता नहीं चलता, गायब हो जाते हैं। गिरते तो नहीं है, गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, एक आंख के ब्लिंक से पता नहीं चलता कि दुनिया यानी इनकी सारी लुट जाती है। तो उसके फिर कोई आपको जो होता है ना कि जो बचे हुए हिस्से होते हैं वो भी आपको नहीं मिलते। तो ये क्या है वहां पर, तो ये उसने वहां जिक्र किया हुआ है। तो यहाँ पर ये होगा कि आपने, एक मेथड है टीचिंग का और लर्निंग का ये, जिसमें आप बहुत सारे सवालात एक दूसरे से हम करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं टॉपिक पर। मैं एक सवाल पूछती हूँ कि अच्छा ये सिचुएशन थी, तुम बताओ क्या करें, वो बताओ क्या करें, और करने के बाद हम एक सोल्यूशन पे निकल आते हैं। यू कैन ऑल्सो सॉल्व प्रॉब्लम इंडिविजुअली और यू कैन डू वर्क विद योर ग्रुप और योर पेयर वर्क होता है, जैसे कि दो लोगों को मिलाकर काम कर दिया जाता है। तो इस टेक्निक से हम क्या करते हैं, पढ़ाते भी हैं और लर्निंग भी होती है। और कई दफा ऐसा भी होता है कि जब आप बिल्कुल नई स्टेज पे अभी गए हो किसी कंपनी में काम करने, तो वहां पर भी आपको शायद स्टडी के लिए कुछ ऐसे मेथड जो है वो दिए जाते हैं। अभी मैं आपको सारा ये बताऊंगी कि ये किस तरह से होते हैं, ताकि आपको कैसा भी सवाल आए आप इसका जवाब इंशाल्लाह दे सकोगे। केस क्या है? अ केस इज अ स्टोरी और नैरेटिव ऑफ अ रियल लाइफ सिचुएशन। एक रियल लाइफ सिचुएशन का नैरेटिव बयान है दैट सेट्स अप अ प्रॉब्लम, जो आपकी प्रॉब्लम को सेटअप करता है और अनरिजॉल्व टेंशन को सेटअप करता है फॉर द स्टूडेंट्स टू एनालाइज एंड रिजॉल्व, ताकि वो इसका एनालिसिस करें और रिजॉल्व करें, यानी मसले को हल करें। तो आपको एक बयान, एक स्टोरी, एक नैरेटिव, रियल लाइफ सिचुएशन से मुराद है कि जिंदगी में ऑफिस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये मसले आते हैं, किसी और बिजनेस के अंदर आते हैं, तो उससे हम एक मसले का हल निकालते हैं। अब आगे अभी चलने से पहले मैं आपको एक छोटी सी और बात बता दूं। जैसे मैंने भी आपको एक बताया कि उन्होंने कहा कि हमने मेटल जो है ना, आयरन, उसका यूज किया है ताकि वो बैलेंस हो जाए। लेकिन आप यकीन करो कि जब चीजें तबाह होनी होती हैं, जैसे कि आपको 9/11 का अगर आपने कोई एक रिपोर्ट या कोई मूवी में या उसकी जो डॉक्यूमेंट्री कोई देखी हो, तो इंसान की अकल जो है वो दंग रह जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है। और उसके पीछे बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थेरीज हैं, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में जितनी दफा भी हम लोगों ने यानी स्टूडेंट को कहा कि उन्होंने कोई ना कोई यानी सिचुएशन लेकर आनी है और लोगों को बताना है, इसमें बहुत सारे लोगों ने, मेरे स्टूडेंट ने इसके ऊपर बहुत वर्क किया हुआ है, और इस पे किया है बरमूदा ट्रायंगल और इस तरह की बहुत सारी मिस्ट्रीज, जो कि बाद में पता चलता है कि असल हकीकत क्या थी। तो असल में जब आप इस सारे मसलों को लेकर आते हो, आपकी अकल काम नहीं करती, तो वो जो पहली पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी बिल्कुल वैसे ही आपका दिमाग जो है वो टुकड़ों को जोड़ना शुरू कर देता है, और वो फिर देखता है कि कौन सी पिक्चर इसमें फिट हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती। ठीक है। तो ये इस तरह से यानी कि केस है। और मैं आपको भी बताने लगी थी एक केस मेथड था, जैसे उसका फिर वही बात होती है कि मुझे, मैं चूंकि इतनी क्लासेस पढ़ाती हूँ, मुझे नहीं याद रहता कि मैंने किसी को अगर ये बात पहले बताई हो। ये अजान के लिए मैं रुक रही हूँ जरा।
जी, मैं भी आपका क्वेश्चन पढ़ा है मुस्कान, आप पूछ रही हैं कि ये सीए की बुक में बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि मैं आज आपको ही थोड़ा-सा यानी हाफ़ ऑफ इट तकरीबन या ज़्यादा समझ लें पढ़ा दूँगी आज, लेकिन कल मैं आपको इसके ऊपर इसको कंप्लीट करूँगी। मुझे एक थोड़ा-सा एनालिसिस करना है कि आपकी जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, उसमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिखा है, ताकि मैं वो आपको गाइड कर दूँ। जो आपकी बुक्स है ना, एक हर्टा मर्फी की है और एक कोटलैंड बवी की बुक है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम इसको कवर कर लेंगे, डोंट वरी। अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा दूँगी। कैप्लन की बुक में 5 की 6 क्वेश्चन हैं, 6 हैं शायद, इसी चैप्टर के एंड में और उसको हम पढ़ लेंगे। उसको तो तुम एक तरह से क्रैम कर लेना कि अगर नहीं भी समझ आएगी ना, देख लेना कि क्या लिखा हुआ है और उसके जवाब क्या हैं और बाकी आपको अगर किसी ने ऐसे सवाल बनाया है जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को लेके चलता है, तो वो आपको जैसे मैं सिखा रही हूँ, वो ऐसे ही आपको पूछेगा। तो मैं अभी आपको ये मैंने बताने लगी थी कि केस मेथड के ऊपर एक आपको एग्जांपल देती हूँ मैं कि जैसे एक फिर वही आर्किटेक्ट डिजाइनर्स थे तो उन्होंने अ, एक बहुत बड़ा एरिया जिसके ऊपर उन्होंने एक थीम पार्क बनाना था। थीम पार्क जैसे डिज्नीलैंड एक थीम पार्क है। वहां पर बच्चों के लिए लोगों के लिए बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारा कुछ वो करते हैं। तो एक थीम पार्क उन्होंने बाहर बनाना था, एक बहुत बड़ा एरिया लैंड का, उसके लिए उन्होंने एलोकेट किया कि जी यहाँ पर होगा। तो जब उन्होंने ये देखा कि वहां पर कुछ एक एरिया आया, जब सर्वे उन्होंने किया, तो वो बड़े परेशान हो गए देखकर कि बहुत ही पुराने ओक ट्रीज वहां पे थे। किस एक एरिया पर ओक ट्रीज जो है वो बरगद के दरख्त होती है बहुत बड़े, जिनके ऊपर एक छोटा सा जिसे एकॉर्न कहते हैं, ACORN, एकॉर्न एक छोटा सा फल लगता है और उसके ऊपर बकायदा एक जिम कैथकार्ट एक राइटर है। आई मीन आई एम फैन ऑफ दैट पर्सन। उसकी उसकी किताब है प्रिंसिपल ऑफ एकॉर्न। उसने उसके ऊपर बड़ी रिसर्च करके लिखा हुआ है। तो यानी बहुत खूबसूरत है वो, उसकी जो कहानी है उसके ऊपर टेड टॉक भी है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। जिम कैथकार्ट उसका नाम है, उसकी टेड टॉक है। तो उसने आपको बहुत ही खूबसूरत बात इसी प्रिंसिपल ऑफ एकॉन के ऊपर दी हुई है। तो वो यानी एकॉन प्रिंसिपल में छोटी सी बात अभी बता देती हूँ, अगर मैंने छेड़ी ये बात, तो इसका ताल्लुक केस स्टडी से नहीं है, लेकिन सिर्फ उसने ये कहा है
ट्रेनिंग के दौरान। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक ये भी एक मसला था। मसला ये आया कि अ, जो पर्सन जो हमारे फैमिली यानी एक्सटेंडेड फैमिली पर्सन है, वो या जिसे कह लें हमारे मिलने वाले हैं, तो वो जो पर्सन है वहाँ पे बड़ा इंटेलिजेंट पर्सन है। वैसे वो आजकल नहीं है, पाकिस्तान में नहीं, चले गए हैं बाहर। तो शायद इंटेलिजेंट लोग जो है वो पाकिस्तान में रहते ही नहीं है, उनको कोई ना कोई मिल जाती है अपॉर्चुनिटी। तो उनके जो बॉस है वो थोड़ा परेशान सा था, और वो चूँकि इंटेलिजेंट बंदा है, वो अक्सर एक आध दफ़ा उन्होंने उनसे बात ऐसे कर ली, जैसे इनफॉर्मल बात भी कर लेते। वो उनके ऑफ़िस में गया तो उसने फ़ील किया कि जो बॉस हैं वो थोड़े लॉस्ट हैं। वो उन्होंने कुछ बताया, ये करो, वो करो, ये करो, जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे वो उस पे बात हुई। उसने कहा, सर आप माइंड ना करिए, तो मुझे लग रहा है कि आप थोड़े-से परेशान लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह हाँ, परेशानी तो है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। नहीं सर, आप बताएँ तो सही क्या है? उन्होंने बताया कि हमें एक ऑर्डर मिल रहा है, जिस पे हमने ये सारा वर्किंग करके भेजनी है, और सारा वो कंप्यूटर पे सारा काम था। मुझे वाक़ई नहीं पता वो नौइयत क्या थी, लेकिन कंप्यूटर वर्क था कि करनी है, लेकिन डेडलाइन बहुत करीब है। तो उसने कहा, सर आपको कब बताया? कहते कल रात मुझे ये ऑर्डर मिला था, और सुबह से लेकर अब तक उन्होंने 12-1 बजे तक टाइम पूरा वेस्ट कर दिया हुआ था और किसी से शेयर नहीं किया। क्योंकि उन्होंने एस्टिमेट किया, वो भी ज़हीन बंदा था, उसे पता था हम नहीं कर सकते। इसने कहा, सर आप बताएँ उसका पूरा। उसने सारा देखा, पढ़ा। उसने कहा, सर अगर आप मुझे इजाज़त दें, और आप 4 दिन यानी थे इस काम में, जो कि उसके लिए कम से कम 15 दिन का ये प्रोजेक्ट ज़रूर था, वो कहता है। अब उसने कहा कि सर अगर आप मुझे थोड़ा-सा अपनी मनमानी करने की इजाज़त दे दें, तो मैं इसको इंशाल्लाह यानी कर दूँगा। उसने सारी टीम को इकट्ठा किया अपनी, उनको ब्रीफ किया, समझाया, और दे स्पेंट लाइक 3 आवर्स, सारे वर्कर्स वगैरह उनको यानी जो लगवाकर, उन्होंने सारा जो कंप्यूटर सिस्टम्स थे ना अपने ऑफिसेज़ में पड़े-पड़े डिफरेंट रूम्स में, उन्होंने उसको डिसमेंटल किया, और उनको 2 रूम्स में जो आपस में दरवाज़े से कनेक्टेड थे, उसमें ज़मीन सारी साफ करके घरों से मैट्रेसेस लेकर आए, चादरें डाली, घर से कॉफ़ी के लिए तमाम सामान, चाय का सामान, अपनी-अपनी फ्लॉस बॉटल, जो-जो वो घर से सहूलतें ला सकते थे वो ले आए। कुछ कपड़े, वो जनाब 4 दिन, 4 यानी और 3 रातें, उस और जो डेडलाइन थी उससे कोई 7-8 घंटे पहले, 4-5 घंटे शायद पहले, उन्होंने वो सारा काम कर दिया था। कोई सोता था, कोई काम करता रहता था, कोई कोई यानी रेस्ट कर लेता था, कुछ कोई खा लेता था। आप सोचें, ये पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में ये बात हो चुकी है। इस तरह बहुत सी जगहों पे होती होगी। ये मैं आपको सारी आज की जो कहानी सुना रही हूँ, आपको केस मेथड तो ठीक है, लेकिन मौका मुझे मिला कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि आपने भी ज़िंदगी में हमेशा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी है, और मसलों को हल ज़रूर करना है। चाहे वो घर पे हों, चाहे वो ऑफ़िस के हों, ठीक है? तो आपने इन मसलों को जब तक हल नहीं करेंगे, तो आपने क्या फ़ायदा? आपकी इतनी पढ़ाई का क्या फ़ायदा? ठीक है? तो आपने ज़रूर आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करके मसलों को हल करना है। इसके बाद जी केस लर्निंग स्टूडेंट सेंटर्ड बाज़ औक़ात होती है, हाई इंटरेस्ट नैरेटिव्स अगली पॉइंट है इसमें। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है। देखो, स्टूडेंट सेंटर्ड का मतलब है कि जब आपको केस लर्निंग के ज़रिए पढ़ाया जाता है या ट्रेनिंग की जाती है, तो वो ट्रेनी जो होता है उसको फ़ोकस्ड होती है। यानी उसमें आप हीरो हैं। जो ट्रेनिंग ले रहा है वो हीरो है, या स्टूडेंट है तो वो हीरो है। वो स्टूडेंट सेंटर्ड है। आपके सीखने के लिए आपको करवाया जाता है। और इसके अलावा लिखा हुआ है कि हाई इंटरेस्ट नैरेटिव्स होते हैं, यानी जो बयान किया जाता है ना चीज़ें, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं। जैसे मैंने भी आपको कितनी स्टोरीज़ सुना दी। आप देखिए, तो आप में से किसी ना किसी का तो इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा ना इस पर। और आपको हो सकता है जो लोग ऑफिस में काम करते हो, मुझे सुन रहे हो, या सुन बाद में भी सुने, तो दे वुड बी फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स। ऐसा भी होता है, ठीक है ना? अब एक मिसाल के तौर पर एक ऑफिस में आप जाते हो, और जाकर एंटर होते हो, तो आप कहते हैं जी सर मैंने ये जो पेपर बनवाना है तो ये साइन करने हैं। वो जो बंदा आगे बैठा हुआ कहेगा वो पीछे चले जाओ, सड़ी हुई आवाज़ से आपको कहेगा वो पीछे चले जाओ, या आवाज़ार बैठा है या पहले सुनेगा ही नहीं। भई कितना खराब सिस्टम है, जिस बंदे ने पहले साइन करनी है, उसको आगे बैठा दो, ताकि जो बंदा उसके पास आए, वो कहे जी सर साइन करने, वो साइन कर देगा, और फिर वो कहेगा पीछे चले जाओ।
बजाय कि पहले उससे साइन कराओ, फिर उससे कराओ, फिर मेरे पास आओ। तो इस मालूमात के लिए आप क्यों बैठेंगे? यानी हम अक्सर कहते हैं ना कि अपना दिमाग का कोई कॉर्नर इस्तेमाल ही नहीं करते, और ये चीजें बड़ी आम है। यकीन करो, आप अपने ऑफिस में चेक करो, अपने घर में कहीं देखो, या कहीं जाओ किसी पार्टी पे या शादी ब्याह पे जाओ, तो ऐसे मसाइल आते हैं। जैसे मुझे अभी याद आ रहा है का पर्सन, एक शादी थी तो उसमें लोग जो है वो मेहंदियां शहदियां करते हैं ना। पुरानी बात है जरा थोड़ी, अभी तो शादियों में बड़ा मसाइल हुए हैं आजकल, लॉकडाउन और ये वो। तो लेकिन लोग बाज नहीं आते फिर भी। तो शादियों पे एक शादी हो रही है, वो एक आता है दुल्हन के हाथ में मेहंदी रखता है, दूल्हा के हाथ में मेहंदी रखता है। इतना स्टूपिड ये फन है ना कि पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही। आप मुझसे एग्री करें कि ना करें, मतलब क्या कर रहे हैं आप? और पढ़े लिखे लोग हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, क्या कर रहे हैं? मेहंदियां पकड़ी हाथों में लगा रहे हैं। और उसके बाद जी वो जो तेल है उसमें पता नहीं आंटियां हाथ बड़ी बड़ी लगा रही हैं, और फिर वो कर रही हैं, फिर मिठाइयां खिला रहे हैं, चाहे बाद में उस बेचारे को ऐसा हो जाए। तो ये सारा कुछ हो रहा है। जो बंदा गुजरता था, एक बहुत बड़ी मोटी सी एक जमीन के ऊपर तार केबल सी थी, पता नहीं वो किस लाइट से कनेक्टेड थी, किससे थी। आप यकीन करिए, जो बंदा जाता था पहले अटकता था, उसको सलाम करता था, फिर क्रॉस करता था। अरे भाई, किसी के जहन में आ सकता है कि उसको हटा दे? आप यकीन करें, मेरे जैसा बंदा, वो कहते हैं ना बड़ी देर से बर्दाश्त तो करता। मैं तो खैर स्टेज पे बिल्कुल जाने वाली नहीं हूँ, लेकिन मैं बर्दाश्त करती थी। उसके बाद मैंने मेरे एक बच्चे, उस उन्हीं की फैमिली में कोई करीब में गुजरा, तो मैंने कहा एक्सक्यूज मी, इधर आओ। उसको, बेटा आप जरा एक काम करो कि वो जो केबल है ना, वो आप उसको बैक साइड पे फेंक दो। आप यकीन करें, सारा हॉल सुकून में आ गया। वो तार मुझे पता चल गया था कि इतनी लंबी है कि उसको बैक साइड पे कर देगा तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन हम करते नहीं हैं, हम ठुड्डे खाते हैं, हम टकराते हैं, लेकिन हम चीज नहीं हटाएंगे, है ना? ये आप देख ले, ऐसा है। और अगर हम में से कोई हटाएगा भी नहीं, लोग टेढ़ी आंख से देखेंगे, पागल तो नहीं है, तुझे क्या लगे, ठीक है, तुम क्यों कर रहे हो? तो ये सारा कुछ होता है। अच्छा, वापस आ जाइए। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच या इंटरडिसिप्लिनरी फोकस, इसका मतलब है इंटरडिसिप्लिनरी मीन एक फील्ड में कुछ सीखते हो तो दूसरे फील्ड का आपको नॉलेज आता है, दूसरे फील्ड के नॉलेज से दूसरा फील्ड आता है, आपस में यानी कनेक्टेड है। डिफरेंट शोबे आपस में कनेक्टेड है। आप एक जबरदस्त, आपको अकाउंटेंसी आ गई, जबरदस्त आ गई, लेकिन आप आर्टिस्ट भी तो हो सकते हो। आप में से कई लोग होंगे जो म्यूजिक बजा सकते हैं, कई लोग होंगे जिनको कोई और आर्ट आता है, पेंटिंग करते होंगे, और बहुत से काम करते होंगे। तो इसका मतलब है इंटरडिसिप्लिनरी फोकस। इंटरडिसिप्लिनरी फोकस का मतलब है कि आप बहुत सारे डिसिप्लिन्स को आपस में यानी कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद है प्रॉब्लम बेस्ड, इसमें यहाँ लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इंफॉर्मेशन कॉन्फ्लिक्ट वैल्यू, सारी चीजें इसमें इस्तेमाल में आती हैं। प्रॉब्लम बेस्ड है, इशू आपको मिलता है, आप उसको एग्जामिन करते हो, इसका ये मतलब है, ये भी समझ में आ गया। फिर केस मेथड जो है लर्निंग, उसमें डिफरेंट होते हैं, कुछ डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जैसे नेरेटिव्स होते हैं ना। आपने नेरेटिव्स के बारे में, आपने ऐसे जब पढ़े होंगे किसी जमाने में, आपको टीचर ने बताया होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं, नैरेटिव होते हैं, रिफ्लेक्टिव एसेज होते हैं, आर्गुमेंटेटिव होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही केस स्टडीज भी होती हैं, जिसमें आपके पास डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी होती हैं, थ्योरी ओरिएंटेड होती हैं, यानी कोई थ्योरी उसमें लगनी होती है। आपने अगर सारा कुछ सीख लिया, जैसे अभी हमने फॉर इंस्टेंस हमने पढ़ा है जी, जैसे मोटिवेशनल थ्योरीज हमने पढ़ ली, एक केस स्टडी आई, आपने कहा जी इसमें फला मोटिवेशनल थ्योरी अप्लाई होनी चाहिए, वो इस पे काम करेगी। जैसे फॉर इंस्टेंस एक थ्योरी है ना, जो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, आप लोगों ने शायद कहीं पढ़ी होगी। थ्योरी एक्स में होता है, उसके मुताबिक लोगों का ख्याल ये है, जिन्होंने ये थ्योरी दी थी, कि लोग काम नहीं करते, ठीक है, उनको डंडा मारना पड़ता है, उनको पुश करना पड़ता है, फिर जाके काम करते हैं, वरना बैठे रहते हैं। और थ्योरी वाई कहती नहीं, पीपल जो है दे वर्क, दे टेक इनिशिएटिव, वो काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं डिफरेंट थ्योरीज है। अब थ्योरीज तो बना दी, किस पर कौन सी अप्लाई होती है वो हम यानी देख लेते हैं। इसके बाद कुछ इवैल्यूएटिव नेचर के होते हैं, यानी आपने इवैल्यूएट करना है, तजिया करना है। फिर इसके अलावा स्टोरी टेलिंग होती है, जैसे मैंने भी आपको, आप कहेंगे आज तो टीचर ने बहुत स्टोरीज बता दी। आज मैंने आपको जितनी बताई स्टोरीज थी, सब स्टोरीज थी। इश्यू आइडेंटिफाइंग, लेकिन इन स्टोरीज में आपको मैंने कोई ना कोई इशू आइडेंटिफाई किया है। उसके बाद है आइडिया जनरेटिंग, यानी कोई आइडिया जनरेट होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। तो ये सारे मेथड जो है हम इस्तेमाल करते हैं
इसके अंदर। और लास्ट स्लाइड है, आज की स्लाइड्स पे हमने आई थिंक ये पूरा एक किस्म का घंटा तो नहीं हुआ लेकिन ऑलमोस्ट काफी टाइम हो गया। इसमें आपके पास स्किमिंग एंड स्कैनिंग एक टर्म सीखोगे जो कि इत्तेफाक से कैपलन की बुक में भी है। देखो जब भी हम रीडिंग की बात करते हैं, ये तुमने सीख लेनी है, ये आपको पेपर में इसी तरह पूछ भी सकता है। और जब आपने इतना कुछ मेरे से समझ लिया है तो आपको जो भी कोई पूछेगा यू कैन आंसर इट। स्किमिंग, जैसे कि लफ्ज स्किमिंग होता है कि आपने चीज को स्किम करना है, और एक है स्कैनिंग। स्कैनिंग होता है ना, जैसे दिमाग का स्कैन हो रहा है। अब स्किम होता है आमतौर पर लफ्ज कहाँ यूज करते हो? स्किम मिल्क सुना है ना? स्किम मिल्क क्या होता है? दूध को बहुत बॉइल्ड की करके आप ऊपर से उसकी क्रीम उतार लो, और नीचे जो रह जाएगा मिल्क, दैट्स कॉल्ड स्किम मिल्क। और स्किम मिल्क में कैलोरीज कम होती हैं क्योंकि उसके अंदर फैट्स कम होते हैं और वो पतला सा होता है। तो अब उस पूरी बात को लेकर आप समझ लो, मैं सिर्फ नीचे वाला पार्ट जहां लिखा है स्किमिंग स्कैनिंग वो पढ़ रही हूँ। Skimming is when you read through a piece of writing quickly to see what is it about. आपने क्या किया? स्किमिंग की। आपने पता कैसे करनी होती स्किमिंग? टाइटल पढ़ा, उसके पार्ट्स पढ़े, हेडिंग्स हैं पढ़ी, हर हेडिंग की पहली लाइन पढ़ी, पहला पैरा देखा, आखिरी देखा, बस स्किमिंग हो गई। और कभी अगर वहां पिक्चर्स लगी हुई है तो पिक्चर्स को नहीं देखा गौर से, इसके नीचे कैप्शन कोई है छोटा सा लिखा हुआ है वो पढ़ लिया, दैट्स कॉल्ड स्किमिंग। आपने, यानी इसका क्रक्स ये है जो नीचे लाइन लिखी है, व्हाट इज इट अबाउट, ये किसके मुतालिक है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद है स्कैनिंग। स्कैनिंग इज व्हेन यू स्कैन द पेजेस विद योर आईज, आंखों से पूरी तस्वीर उतरवा लेना, टू फाइंड आंसर्स टू क्वेश्चंस। और अक्सर हम स्कैनिंग करते हैं जब हम कोई रिलेटेड आंसर ढूंढते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपके पास कॉम्प्रिहेंशन, जब आप करते हो कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट होता है, और ये शायद आपने जरूर किया होगा किसी न किसी स्टेज पर, इंटरमीडिएट या मैट्रिक में। एक पैराग्राफ दिया, उसमें आपको सवाल नीचे दिए, उसमें से जवाब ढूंढने। पहले तो जब थका हुआ कॉम्प्रिहेंशन का तरीका पता क्या होता था कि जी आपने क्वेश्चन पढ़ा, और आपको टीचर, जो टीचर मेहनत नहीं ना करता, पता क्या बताता है? देखो बेटा, ये लाइन नंबर 3 से लेकर लाइन नंबर 4 तक और लाइन नंबर 6 का आधा पार्ट, इसमें आंसर है। आपने पकड़ा, जोड़ा और लिख दिया, आपने कहा जी आंसर है। इसे कॉम्प्रिहेंशन नहीं कहते, इससे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हुई। कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं कि आप उसको अंडरस्टैंड तो वहां से कर लो, ठीक है वो ठीक बताया, लेकिन अपने अल्फाज में आंसर दो। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो आपके लेवल पे आपको अगर देखा होगा किसी को आइट्स करते हुए, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है बाहर का कंट्रीज का, उसमें लोग जो है कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग आती है बहुत बड़े बड़े पैसेजेस की, और आप उस पर्टिकुलर एरिया को पढ़ते हो ताकि क्वेश्चन का आंसर भी कर सको, तो उसे हम स्कैनिंग कहते हैं। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं, हमने सही जो केस मेथड है उसको पढ़ना है। आपको मैं 2 मिनट का टाइम पहले दूंगी, आप उसको रीड करोगे, फिर उस पर आप अपने कोई थोड़े से पॉइंट सोचो, फिर मैं उसका आपके साथ अभी शेयर करती हूँ, आपके साथ सोल्यूशन भी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम आपको दूंगी कि आप उसको रीड खुद करो, क्योंकि वही बात है ना कि क्लासरूम में, अगर आप फिजिकल क्लासरूम में होते हो तो फिर तो मसला ही कोई नहीं, मैं तो आपको फोटो कॉपीज दे दूं, आप आराम से बैठ के उसको पढ़ लो। ठीक है। और अब ये देखिए, आप खातून, आई डोंट नो कौन है, ये मैंने खुद ही बनाई हुई है, लेकिन केस स्टडी मैंने एक पास पेपर से उठाई थी, उसको थोड़ा सा चेंज किया है, बहुत पुरानी है केस स्टडी। और आई थिंक ये, मुझे याद नहीं आ रहा कि ये सीए का है, ये आईसीएमए का था, किसी, आप दोनों के पेपर में से किसी में थी। अब जरा ध्यान से देखिए कि आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। इस पे आप, एक खातून है, उसकी तस्वीर आपको देखी, लेकिन तस्वीर अगर मैं दिखाती रही तो फिर केस स्टडी नहीं पढ़ेंगे, हम केस स्टडी पढ़ लेते हैं। जी जनाब, इसको जरा पढ़ना तो शुरू कीजिए। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, आप एक पैरा पढ़ लेते हो, फिर मैं आगे कर दूंगी।
और यूं समझ ले कि काफी फ्लरिश्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों के पास थी इन द एरिया फॉर द ट्रेन स्टाफ. द न्यूज लेफ्ट देम इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट शॉक. तो उस वक्त न्यूज ने लोगों को किस में छोड़ा? स्टेट ऑफ शॉक का मतलब है बहुत ही शॉक की हालत में. दे नेवर थॉट ऑफ मिस हक अ बॉस एज अ बॉस बट एज देयर मेंटोर, बल्कि वो उसको अपना गाइड समझते थे, लीडर एंड अ फैमिली मेंबर समझते थे. तो अब यहाँ पर ये आपकी प्रॉब्लम है. अब यहाँ पर इस वक्त ऑब्वियसली हम बैठ कर ये इसको नहीं कर सकते. आप बैठे, हमने उसके ऊपर कैलकुलेशन की कि लोगों ने, जो स्टूडेंट ने काम किया, फिर उन पे निकाला, फिर उन्होंने कैसे किया, ये सारा कुछ था. दैट वाज गिवन. यानी ये वाली जो चीज है एक किस्म की ओपन एंडेड थी कि अब क्या किया जाए और लोग क्या रिएक्ट करेंगे इसके ऊपर. ठीक है, तो किस तरह वो दोबारा से उनका जो है कॉन्फिडेंस ले सकती है. कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन शी वाज लाइक बियॉन्ड हर लिमिट, कि वो नहीं कर सकती थी, उसके कंट्रोल में नहीं था. तो ये सारी आपको ये बात समझाई. अब आपके पास इस वक्त 4:14 है. हम कैप्लन की बुक के पे थोड़ा सा पढ़ते हैं जहां से आपने पढ़ना है. ये बातें सब क्लियर हो चुकी ना? अब आप शायद आप थक गए हो कि आज जो सारा लेक्चर था वो कहानियों पर था ज्यादातर. अब हम जाकर कैप्लन को देखते हैं कि मिस्टर कैप्लन आपके पास क्या है. जी, ये आपका, जब आप करेंगे ना अपनी पीडीएफ पे लगाओगे, जब खोलोगे तो 144 पेज पर आपको ये मिलेगा. और ये जो कि स्कैन किया हुआ है ना, तो इसलिए मैं आपको ये उनका एरिया जो है उससे मैं आपको साथ पढ़ती हूँ, आपके समझाती हूँ कितना आपने पढ़ना है. ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, बस आप इसको एक दफा रीड कर लेना, ताकि अगर कोई पेपर में सवाल बनाएगा तो ये यहाँ से. और बाकी मुझे जरा आज रिसर्च कर लेने दो, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम नहीं था. क्योंकि आपको पता है इस बात का, मैं आपको बाय द वे ये बात बता रही हूँ कि आप लोगों का जो प्रेपरेशन है ना आपके लेक्चर के लिए, आपको नोट्स देने की, वो सबसे ज्यादा मेरे लिए मेहनत तलब काम है. उसकी वजह ये कि अगर आपकी एक बुक होती ना तो कोई मसला ही नहीं था. क्योंकि आपके टॉपिक्स हैं और बुक्स आपकी पता नहीं कहाँ कहाँ से लेना पड़ता है, तो इसलिए फिर बहुत ज्यादा सर्च करनी पड़ती है. तो अभी चूंकि मेरे अभी भी बहुत सी जगहों पे पेपर्स चल रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, तो मैं बहुत ज्यादा बिजी थी. बट स्टिल आई हैव वर्कड अ लॉट. काफी काम किया हुआ है जो आज मैंने आपको करवाया है. तो अभी हम किताब से देखते हैं जी क्या है इसमें. हमारे पास जो टॉपिक्स है ना, वो, जस्ट अ मोमेंट, मैं गलत पेज ना आगे पीछे कर लूं. यहाँ पर आप क्या पढ़ोगे? अंडरस्टैंड द केस मेथड ऑफ लर्निंग, जो कि बाय द वे आपको नहीं समझ आनी थी अगर मैं समझा ना देती तो. उसके बाद कॉम्प्रीहेंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस है. क्या कॉम्प्रीहेंड करना है? इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ, लेकिन रीड कर लेते हैं. ओवरकम द डिफिकल्टीज ऑफ केस मेथड, ये आपको बस ऐसे ही बता दिया गया है, हम पढ़ लेते हैं. हम कहते हैं अच्छा ठीक है, आप कहते हैं तो मान लेते हैं. लर्न द आर्ट ऑफ रीडिंग अ केस प्रॉपरली, उसमें हाँ आपने जो याद करना है और आपकी सिलेबस आउटलाइन के अंदर ये लाइंस लिखी हुई है: प्रीव्यूइंग, स्किमिंग, रीडिंग एंड स्कैनिंग. मेरी बात समझ गए हो ना? ये वाली चीज आपने याद कर लेनी है. अगर कोई सवाल बना अदर देन जैसे मैंने आपको सिखाया है, या आपके जो 6 सवाल एंड में बनी है, तो आपको यहां से पूछेगा ये क्या होता है. केस अंडरस्टैंड एनालिसिस अप्रोच, ये मैं आपको कल बताऊंगी. एनालाइज द केस, यानी ये सारा एनालिसिस कल बताऊंगी. कॉम्प्रीहेंड डूज एंड डोंट्स ऑफ केस मेथड ऑफ लर्निंग, ये डूज एंड डोंट्स को पहले मैं खुद इसको जरा क्लियर कर लूं, फिर मैं आपको बताती हूँ ये बताना क्या चाह रहा है. और लर्न केस प्रेपरेशन, आपने केस को कैसे प्रिपेयर करना है. अब हम इसका जो नीचे स्टार्ट हो जाता है, मेरा ख्याल है अगले पेज से, हाँ अगले पेज से स्टार्ट होगा. मैं आपको जरा हौसला कीजिएगा, ये मुझे करना पड़ता है इसका डायरेक्शन चेंज. ये जनाब पहला वादा उनका आउटलाइन में, ये कि अंडरस्टैंड द केस मेथड ऑफ लर्निंग, ये क्या है. अब आप जरा, मैं डेफिनेशन आपका ये जो लिखा है ना अंडरस्टैंडिंग केस मेथड, ये मैं पढ़ती हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या समझ आइए. A case method is widely used in business courses. Generally, case method discussions produce good student involvement. Case method like simulations, role play, and games are intended to develop student ability to solve
problems using knowledge, skill, and concept relevant to a course. The students are also expected to be motivated by the case to learn from lectures, reading or other resources. मुझे सिर्फ इतना बता दो आप सारे, इस पैराग्राफ के अंदर क्या उसने केस मेथड क्या होता है ये बताया आपको? नहीं ना बताया, बस घुमा के बात हो रही है। तो हमारी अनफॉर्चुनेटली, मैं किसको क्रिटिसाइज नहीं करी, ये बात नहीं है कि ये बुक है, अनफॉर्चुनेटली हमारी बहुत सारी सिलेबस की किताबें जो लिखी जाती हैं वो कॉपी पेस्ट कर दी जाती हैं बगैर, और अगर कॉपी पेस्ट भी करें हैं तो कम से कम स्टूडेंट के हमें लेवल पर आकर उसको लिखना चाहिए ताकि वो समझ सके। तो अभी आपको मैंने डेफिनेशन बताई है। केस मेथड जो है वो एक नैरेटिव होता है, एक मसला आपको दिखाया जाता है, आप उसके गो थ्रू करते हो, फिर उसके मसले हल करते हो, सोचते हो। जैसे भी मैंने आपको ये फैशन प्लैनेट का बताया, यहाँ पर कुछ ऐसी बात नहीं की। हाँ, केस मेथड डिस्कशन का फायदा क्या होता है ये बता दिया, और ये भी बताया ये सिमुलेशन जैसे होती है। अब सिमुलेशन क्या होती है जी? सिमुलेशन क्या होती है कि आपको एक रोल में डाल दिया। अभी मैंने आपको ये करवाया ना, रोल में डाल करके अपने आप को रोल, या रोल प्ले भी लिखा हुआ है कि रियल सिचुएशन को कॉपी करके अपने आप को सिचुएशन में पुट करना, दैट इज कॉल्ड सिमुलेशन। और रोल प्ले भी होता है कि आप उस रोल में अपने आप को करें। जैसे मैंने भी आपको बताया कि मैंने ट्रेनिंग कराई कुछ दिन पहले कि एंटरप्रेन्योर एक बना, दो लोग, और बाकी लोग उसको गाइड कर रहे हैं कि क्या बिजनेस करोगे, और सारे
आपने किसी और केस मेथड से आपको दे दिया गया, आपके बॉस ने कहा ये जी केस मेथड पढ़ो, इसको पढ़ो जरा, ये क्या हुआ था। जैसे कल मैं आपको थोड़े से मैंने एक दो लाइनें नोट्स की लिखी हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी, और फिर मैं आज जो स्लाइड पे लिखा था ना सोक्रेटिक वगैरह, वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी, आपको शेयर कर लूंगी। तो मैंने कल वाली रिपोर्ट भी क्लाउड पे रख दी है, ठीक है, वो आप देख सकते हो, वो जो मैंने स्टूडेंट से कॉप करवाई थी ना, टाइप करवाई थी। एक रिपोर्ट फॉर्मेट है उसका लेटर का, और दूसरा है आपका जो, और उसमें मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपको हेडिंग वगैरह आए तो कैसे करेंगे। तो मैं आपको कल जो रिपोर्ट कराऊंगी ना, वो मैं आपको सही लेटर की फॉर्म में आपको रिपोर्ट जो है बता दूंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अच्छा, अभी कहता है कि आप अपनी बिजनेस, जो इस वक्त आपको बिजनेस है ना, उसके साथ उसको रिलेट करो। नो मैटर हाउ रिमोट द कनेक्शन सीम एट फर्स्ट, रिमोट मीन दूर, यानी हो सकता है कि बहुत दूर से आपको अपने बिजनेस के साथ इसकी कनेक्टिविटी मिले। अब जैसे मैंने भी आपको कहा जी ट्री हाउस बनाना, ये कहाँ आपने करना है, आपका कोई ताल्लुक ही नहीं इस चीज से, वो तो आर्किटेक्ट से उन्होंने किया, लेकिन हो सकता है ये आपके काम आ जाए, ठीक है। डू नॉट ट्यून आउट, यानी ट्यून आउट का मतलब है आप अपनी इंटरेस्ट को खत्म ना करें बिकॉज ऑफ अ पॉसिबल डिस्कनेक्ट, कि हो सकता है कि लोग आपसे, या मसला ये पॉसिबल डिस्कनेक्ट का मतलब है कि जो टॉपिक आपको पढ़ने को दिया, आप इस वक्त जिस प्रॉब्लम में सचमुच का शिकार हो बिजनेस में, अपने अपने ऑफिस में, वो आपस में अगर कनेक्टेड नहीं है, तो आप ट्यून आउट हो सकते हो कि यार ये क्या है, इसका क्या ताल्लुक है। तो जैसे होता है ना, कहानियां होती हैं कि आपके कुछ रिडल्स होते हैं, कि आपने उस रिडल में आपने जो है यानी उसमें से कोई मसला निकालना होता है, इस तरह के बहुत से रिडल्स होते हैं कि उसमें कोई ना कोई छुपा हुआ एक क्लू होता है। इस तरह नेक्स्ट लिखा, यू कैन लर्न अ लॉट अबाउट मार्केटिंग इंश्योरेंस बाय स्टडिंग अ केस ऑन मार्केटिंग रेजर ब्लेड्स एंड वाइस वर्सा, इट्स नॉट वेदर इट रिलेट्स बट हाउ, यानी एक कंपनी की एक चीज की मार्केटिंग करते वक्त, अब एक रेजर ब्लेड तुम बेच रहे हो, और तुमने अब कोई मार्केटिंग करनी है से लेस बेचने लगे हो, तो आपस में क्या ताल्लुक है, नॉट एट ऑल। मगर कहीं ना कहीं तो क्लू, कोई स्टाइल, कोई चीज आपको उसके साथ, कोई सिचुएशन, कोई पॉसिबिलिटी मैच कर सकती है। ठीक हो गया। ये तो 3 पॉइंट्स बस पढ़ लेती हूँ, फिर मैं इसको खत्म कर देती हूँ। ऑब्वियसली आपकी क्लास का टाइम हो गया। आज हमने बहुत ज्यादा जो है बातों के जरिए, आई होप कि आपको समझ आ गई ये सारी। एक्टिवली अप्लाई व्हाट यू आर लर्निंग टू योर ओन स्पेसिफिक मैनेजमेंट सिचुएशन, पास्ट एंड फ्यूचर। अब जो कुछ तुमने सीखा किसी भी केस स्टडी में, उसको अप्लाई करो अपने पास्ट के, उसके उसको फ्यूचर के साथ, फ्यूचर में आने वाले वक्तों के साथ, आपने इसको मैनेजमेंट की सिचुएशन के साथ आप रिलेट कर लो। अब आप ये देखो, आप एक चीज नोट करो कि अगर मैं आपको जैसे अभी कहानियां सब बताई हैं, अगर वो आपके दिमाग में साथ साथ आ रही है, तो आपको ये बात भी समझ आ गई है जो कि किताब में लिखी है। दैट विल ग्रेटली हाइटन रेलेवेंस, इससे हाइटन मीन बढ़ जाएगी, रेलेवेंस मीन आपस में रिलेशन, आपस में ताल्लुक। इवन बेटर इज टू पिक सिचुएशन दैट यू नो you will face in future where you could productively use some good ideas. हो सकता है वो सिचुएशन तुम नोट करो और वो तुम्हें काम आ जाए अपने फ्यूचर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हाउ कैन आई ग्रो माई बिजनेस, मैं अपना बिजनेस कैसे ग्रो करूँ। मेक नोट ऑफ ईच गुड आइडिया from the discussion that helps. Not only will these ideas improve the outcome of situation, they will stick in your mind forever. अगर तुमने एक वही बात हो गई, अभी मैंने आपको मॉन्टेसरी की मिसाल दी, लर्निंग बाय डूइंग। जब तुमने खुद करके उस मसले को हल करके, चाहे तुमने टॉकिंग की, चाहे तुमने लिखा, चाहे तुमने प्रेजेंटेशन उस पर बनाई, चाहे तुमने विजुअल दिखाई, तुमने सारा काम किया, वो तुम्हारे दिमाग में स्टिक इसलिए कर गए हैं कि वो तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके बैठ जाएंगे। जो चीजें हम बस पढ़ लेते हैं और गुजर जाते हैं, वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती हैं, लॉन्ग टर्म में नहीं जाती। ठीक है, बिकॉज दे वर लर्नड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ समथिंग इंपॉर्टेंट टू यू, क्योंकि तुमने इसे उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है जो तुम्हारे लिए उस वक्त इंपॉर्टेंट था, इसलिए तुम्हें हमेशा ये बातें याद रहेंगी। नोट व्हाट क्लिक्स, जो चीज क्लिक करती है यानी जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसको नोट डाउन कर लो। Different people with different backgrounds, experiences, skills, and styles will take different things
out of the discussion. Your notes will appropriately be quite different from your neighbors. बिल्कुल ऐसा ही होगा. तुमने जो मसले का हल निकाला केस मेथड से, वो तुम्हारे साथ वाले साथी से फर्क होगा, लेकिन तुमने भी सीखा, उसने भी सीखा. Mix it up. Use the discussion as an opportunity to discover intriguing people. Intriguing होता attract करना. People with different points of view. Get to know them outside of class and continue your learning there. ये पता है mix it up का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप लोगों के साथ जब जैसे क्लास के बाद में ब्रेक हो जाती है, अक्सर हम ट्रेनिंग जब करा रहे होते हैं तो बीच में एक ब्रेक आती है छोटी सी, उसमें लोग चाय शाय पीते हैं. जब वो चाय पी रहे होते हैं ना, मैं अक्सर बीच में से गुजरूं और मैं चेक करूं, नोट करूं, तो वो अक्सर उस मसले के ऊपर भी बात कर रहे होते हैं और ये तक बात कर रहे होते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम उनको ऑफिस में भी आते हैं. ऐसा बिल्कुल है. ठीक है. तो ये सारी चीजें हैं कि जब आप करते हो उनसे बात, तो ये चीजें जो हैं यानी क्लियर हो जाती है. और लास्ट इसका पॉइंट है, आई थिंक लास्ट ही है, मैं चेक कर लेती हूँ. ट्राई टू बेटर अंडरस्टैंड एंड एनहेंस योर ओन मैनेजमेंट स्टाइल. हाँ जी, लास्ट है कि आप बाय हेयरिंग सो मेनी अदर अप्रोचेस टू गिव अ टू अ गिवन सिचुएशन, एक ही सिचुएशन पर डिफरेंट अप्रोचेस हैं, you will be exposed to many styles and thereby understand your own. This understanding will put you in a better position to improve it. You will learn from rigorous discussion, शदीद तेज discussion and controversy. अगर आपके मुखालिफिन आपके यानी कोई पॉइंट पे कंट्रोवर्सी आ जाए या कोई तजाद आ जाए, उससे तुम सीखते हो. क्योंकि जब आप तजाद आता है ना, तो आप अपने पॉइंट को डिफेंड करने के लिए और ज्यादा सोचते हो. Each member of the class and the instructor assume a responsibility for preparing the case and for contributing ideas to the case discussion. The rewards of these responsibilities are a series of highly exciting, practically oriented educational experiences. आप practical experience सीखते हो that bring out a wide range of topic and viewpoints. जनाब, इसको एक दफ़ा रीड ज़रूर कर लेना, फ्रेश एक दफ़ा पढ़ लेना और पॉइंट सिर्फ हेडिंग की हद तक आपको याद रहे और आपको पता चले कि अंदर क्या पढ़ा था, ताकि आप कर सकें. कल मैं इसको बाकी जितना एरिया आपको पढ़ाना है पढ़ा दूंगी. इसके आगे 6 क्वेश्चन है, वो भी आपको कराऊंगी. थोड़े से आपके पास नोट्स हैं, मैंने वो भी आपको मैं दे दूंगी और जो आज मैंने आपको स्लाइड पे पॉइंट दिए हैं वो भी शेयर कर लूंगी. आई होप कि आपका ये काफ़ी क्लियर हो गया है कि ये होता क्या है, क्योंकि इट्स अ डिफरेंट थिंग, डायरेक्टली किताबों में नहीं पढ़ाई जाती. तो आई होप कि आपको समझ आई. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. कल मिलेंगे. अल्लाह हाफिज.